आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए T20 सीरीज 2020 सीरीज हमने शुरू किया है और उसके अंतर्गत हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर 20 प्रश्न की चर्चा करते हैं और उस 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जो आज तक के पिछले एग्जामिनेशन में कभी न कभी पूछे गए हैं। तो ऐसे 20 प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आए हैं। तो हम पहली सीरीज़ में हमने सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्नों को देखा है और आज हम लोग सामान्य विज्ञान के जो 20 प्रश्न देखे थे उसकी अगली कड़ी में हम राज्य व्यवस्था से संबंधित 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो उसके सारे प्रश्न किसी भी एग्जामिनेशन में आप बना सकते हैं। तो उन्हीं 20 प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आगे आने वाले एग्जामिनेशन में। आगे बीपीएससी 17वीं के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीपीएससी 10+2 स्कूल से हेडमास्टर की बहाली आने वाली है और बिहार एसआई का एग्जामिनेशन 17 दिसंबर को है, बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन होगा अगस्त 2023 में। तो कहने का मतलब है कि ढेर सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमने शुरू किया है T20 2020 सीरीज, जिसकी इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोग इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व कर अपनी तैयारी को जांच लीजिए और आगे फीडबैक देंगे तो हम इस विषय को व्यवस्थित तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं जिनके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 सूचियां हैं, यानी कि केंद्र और राज्य को कानून बनाने के लिए अलग अलग विषय का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में, जिसके अंतर्गत उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप संघ सूची में जो विषय रहेंगे उस पर कानून बनाती है केंद्र सरकार और राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर बनाती है कानून राज्य सरकार। और समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी बनाती है, लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून प्रभावी होता है। तो इस तरीके से इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था, यानी शिक्षा मूल रूप से संविधान जब हमारा बना उस समय शिक्षा जो विषय है वो किस सूची में था? राज्य सूची में विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रेंड्स, यही प्रश्न है कि शिक्षा जो कभी मूल रूप से राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में कब कन्वर्ट किया गया? तो उसी का ऑप्शन है 24वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 29वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा। यानी कि शिक्षा जो मूल रूप से राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची में कुल ऐसे 5 विषय थे जिन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये 5 विषय थे वन फॉरेस्ट, वन्य प्राणी, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, मापतौल। ये 5 जो विषय राज्य सूची में थे उन्हें समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है किस अनुच्छेद में? देखिए, अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 368 में, इनमें से सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, अतः इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 368 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतें हैं, 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये देखिए क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें कहाँ से
कोष प्राप्त होता है। इनका कोष तो प्राप्त होने का कई तरीका है, इन्हें अपने कर से, अनुदान से। तो सबसे जो मुख्य कोष है इन्हें अनुदान प्राप्त करने का, इनका जो सबसे मुख्य कोष है वो है आपको सरकारी अनुदानों से। ठीक है, अगर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि पंचायती राज संस्थाओं को, जो पंचायती राज संस्थाएं होती है उनका सबसे मुख्य कोष फंड का होता है। तो जो भी अनुदान केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है वही पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य कोष होता है। उसी फंड से पंचायतों में विकास के कार्य होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को इनकम का जरिया कर भी है, लेकिन उतने व्यवस्थित तरीके से पंचायतों द्वारा कर की वसूली नहीं की जाती है। और कई राज्यों में तो इसको वित्तीय अधिकार, कर वसूलने का अधिकार दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है। अगर दिया भी गया है तो पूरी तरह से फंक्शन में नहीं लाया गया है। अतः पंचायतों के सबसे मुख्य जो कोष होते हैं वो सरकारी अनुदानों से होता है। आप सभी सुनते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा इतना पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान दिया गया है, राज्य सरकारों को द्वारा इतना दिया गया है। तो इस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं का जो मुख्य कोष होता है वो अनुदान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था और इसे लागू किया गया था 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। तो इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ और अस्तित्व में कब आया। तो यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन दे रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पूछने का तरीका यही है, पूछने का मतलब इसका यही बनता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ और कब लागू हुआ। तो आप फ्रेंड्स जानते हैं कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था नवंबर 26 को 1949 में और जनवरी 26 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 26 नवंबर 1949 को ये पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, यानी अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। ऑप्शन है भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, कैबिनेट ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान को किसने अंगीकृत किया है। तो आप प्रस्तावना पूरी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो उसमें लास्ट में लाइन है, संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को अंगीकृत करने का काम किया है संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 3 वर्ष 10 महीना और 10 दिन, 4 वर्ष 11 महीना और 11 दिन, 5 वर्ष 5 महीना और 5 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये काफ़ी साधारण सा प्रश्न है, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन पूछता है, तो आप इसको देख लें। संविधान, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लगता है तो उस समय कुछ मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं। तो स्थगित होने वालों को अगर आप जान रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार स्थगित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि जैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो जैसे ही घोषणा की जाती है वैसे ही इसी अनुच्छेद में जैसे घोषणा हुई, घोषणा होते ही आपके मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार कब समाप्त हो जाता है, तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो अपने आप स्वतंत्रता का अधिकार क्या हो जाता है, स्थगित कर दिए जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने स्वतः। ठीक है, और समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सारे मौलिक अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझना यह बात है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई वैसे ही अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार आपके छिना जाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अलग से किसी अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। उस अधिसूचना में लिखा रहेगा कि और कौन से मौलिक अधिकार स्थगित किए जा रहे हैं। यानी सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय जैसे ही उद्घोषणा हुई स्वतः ऑटोमेटिक अनुच्छेद 19 में प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार आपका समाप्त हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत
अन्य जो मौलिक अधिकार बचे हैं उनमें से भी जिस मौलिक अधिकार को स्थगित करने का राष्ट्रपति आदेश निकाल देंगे वह मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो स्थगित नहीं, तो इससे एक प्रश्न भी बनता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे किसी भी हालत में स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो वह है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, जिसे जीने का अधिकार भी कहते हैं। ये दोनों मौलिक अधिकार, इन दोनों अनुच्छेदों में प्राप्त मौलिक अधिकार किसी भी हालत में स्थगित नहीं किया जा सकता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा आपको जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। संसद 2/3 से नियम बनाती है, ये आंसर नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश जारी करता है, ये भी नहीं होगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तो यही आंसर होगा। अभी हमने बताया है कि मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा हो तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं कि ये मौलिक अधिकार स्थगित किए जाएंगे तो उस तरह से उस मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अतः आंसर हो जाएगा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स, उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। मैंने बताया है पहले इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी तो अनुच्छेद 19 हमारा समाप्त हो जाता है और बाकी के भी मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 359 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन भंग कर सकता है, तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी समाप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए एक ही एग्जाम में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब लोकसभा से पूछ दिया कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है समय से पहले, तो कौन भंग कर सकता है? और यहाँ पूछ रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ जान लीजिए कि राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे उसके कार्यकाल से पहले भी निलंबित यानी कि भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो जब भंग ही नहीं किया जा सकता है तो कोई भंग कैसे कर सकता है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसे समय जब कार्यकाल निश्चित है नहीं तो इसे भंग कर ही नहीं सकता है। यानी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है राज्य विधायिका के प्रति, राज्य विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? न्यायपालिका का कार्य पूछ रहा है कौन नहीं है? नागरिक अधिकारों के लिए अभिभावक की तरह कार्य करना, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, वाद जारी करना, ये तीनों आंसर सही है। एक है अपराधियों को पकड़ना, ये नहीं है न्यायपालिका का काम, ये कार्यपालिका का काम है। अपराध करने वाले को पकड़ना और उन्हें दंडित करना ये नहीं है। दंडित करने का न्याय के समय तो कर सकते हैं, लेकिन पकड़ना यहाँ पे शब्द है, अपराधियों को पकड़ना, तो ये न्यायपालिका का काम नहीं है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम है कि किसी अपराधी को पकड़ना, कार्यपालिका में जो पुलिस प्रशासन होती है उसे अपराधियों को पकड़ना होता है और पकड़ करके
मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है, न्यायपालिका के सामने लाया जाता है और न्यायपालिका उन्हें दंडित करती है। तो यहाँ पे पकड़ने की बात भी कही जा रही है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा, यानी अपराधियों को पकड़ने का कार्य न्यायपालिका का काम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर में, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायपालिका न्याय के अंतर्गत जो समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा, उसका अधिकार प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि संसद द्वारा बनाए, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। ये पावर है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को है, जुडिशियल रिव्यू जिसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, ये कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल है? तो संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, सरकार के प्रति श्रद्धा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपको संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा। तो 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों को संदर्भित किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, इनमें से कोई नहीं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसका मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयं, केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, अध्यक्ष की सलाह से, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि मंत्रिमंडल का गठन जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। तो जब किसी मंत्री को हटाना होता है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए 25 वर्ष से। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उम्र चाहिए? तो 25 वर्ष की उम्र चाहिए। 25 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति होगा वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद है, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में इस पद का वर्णन है, भारतीय संविधान के द्वारा ही इस पद की व्यवस्था की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया गया है, संविधान से अलग प्रावधान है, राजनीतिक परिस्थिति एवं राजनीतिक दल की आंतरिक राजनीति का परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक परिस्थिति एवं राजनीतिक दल की आंतरिक राजनीति का परिणाम है। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद की तो व्यवस्था है लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था नहीं है। इसलिए उप प्रधानमंत्री कब बनते हैं? जब कभी सरकार जब बनती है केंद्र में तो किसी पार्टी का एक महत्वपूर्ण नेता जो होता है वो प्रेशर डालता है अपनी पार्टी में, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो वो कहता है कि हमें कम से कम उप प्रधानमंत्री पद दे दीजिए, नहीं तो मैं पार्टी में ये कर दूंगा, बिखराव कर दूंगा। ये मतलब कहने मतलब अपने पावर का इस्तेमाल करता है और दबाव डालता है अपनी पार्टी के अध्यक्ष पर या पार्टी के फोरम पर, और वो पार्टी भी समझती है कि अगर इसे उप प्रधानमंत्री हम नहीं बनाएंगे इन्हें तो ये पार्टी को ये कर सकते हैं, बिखार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसलिए प्रेशर की राजनीति होती है, पार्टी के आंतरिक राजनीति की वजह से, और राजनीतिक परिस्थिति बनती है कि अगर इन्हें हम नहीं बनाएंगे उप प्रधानमंत्री, या राज्यों में भी इसी तरह उप मुख्यमंत्री अगर हम नहीं बनाएंगे तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये पद बनाया नहीं गया संविधान के द्वारा, ना ही किसी नियम के द्वारा, ना ही कहीं प्रावधान है इसका। बस सिंपल में राजनीतिक परिस्थिति और मजबूरी जब देखती है पार्टी तो किसी न किसी व्यक्ति को उसे उप प्रधानमंत्री बना देती है, और राज्यों में भी उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। गठबंधन की राजनीति में ये ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि गठबंधन जब दो पार्टियां करती हैं तो जो ज़्यादा प्रभावशाली है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके साथ वाले पार्टी के लोग उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। अब ये नहीं बिहार में ज़्यादा सीटें हैं आरजेडी को, फिर भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये बोले तो हम राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ये काम होता है। अंदर में उन लोगों की जो बातें होती हैं उसके आधार पर कोई मुख्यमंत्री बनता है और कोई उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये चीज़ आप समझते हैं कि
उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो भारतीय संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिस्थिति और मजबूरी की वजह से ये पद देखने को मिलते हैं। और इसका दर्जा जो होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। सिर्फ उप मुख्यमंत्री बोलने के लिए सब जगह बोलते हैं लोग, और इसका नाम भी होता है, लेकिन संविधान में कहीं भी उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, बल्कि उप मुख्यमंत्री राज्यों में या उप प्रधानमंत्री केंद्र में ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, कैबिनेट मंत्रियों में मुख्यमंत्री के नीचे सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं उनका। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 20वां प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका ऑप्शन है बीबी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी, के आर नारायणन। आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सियाचिन ग्लेशियर को आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। तो सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किया था और वहाँ वो पहुँचे थे। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत T20 सीरीज़ में आप इन 20 प्रश्नों को बनाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। और कोई भी क्लास, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हमसे, आप जो हमसे अपेक्षा किए हुए हैं उससे कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें। वीडियो को अच्छा लगे तो धीरे धीरे हमारा जो सिस्टम है वो बन रहा है। आप लोगों का सहयोग चाहिए और इसी तरीके से हम आप लोगों के सामने आते रहेंगे। ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा है और आगे भी इन तरह के प्रश्न पूछने जाने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस 20 प्रश्न को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। इसके पहले सीरीज़ में हमने सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न दिए हैं, उन्हें भी बनाकर देख लें और अपनी तैयारी को जांच लीजिए। तो फिर से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएँ कि वीडियो कैसा लग रहा है। और ढेर सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की सीरीज लेकर आए हैं ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए इस तरह के वीडियो को देख करके। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।